ऐसा बराबर थोड़ी है। बराबर के वीक नहीं है बेटा, नहीं बने। हाँ, के भी बराबर थोड़ी। कहाँ कहाँ कहाँ?
गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे पीछे देखो। देखो, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट पढ़े थे उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये देना है। क्वेश्चन ये देना है कि आपको कंपेयर करना है इंटेंसिटी ए, बी, सी, फ्रीक्वेंसी ए, बी, सी, इनको कंपेयर करना है। क्या सेम लग रहा है यहाँ पे? सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट अगर सेम है तो इंटेंसिटी, इन दोनों में सैचुरेशन करंट किसका ज्यादा? ऊपर वाले का। तो इंटेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। यहां देखिए, इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो जिसकी पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज सेम होती है। तो बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। और किसका ज्यादा है? ए का ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी भी ए का ज्यादा होगा। बस जे एडवांस का सवाल है, देखो। ऐसे सवाल आएगा 2000। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अच्छा, एक चीज नोट कर लेना कि अगर अपन इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम बेसिकली कौन से फैक्टर की बात कर रहे हैं? काउंट्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ा रहे होते हैं? नंबर्स बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब है नंबर्स से। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। कितने फैक्टर से अगर इंटेंसिटी डबल करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। अगर मैं इंटेंसिटी को 4 टाइम्स 3 टाइम्स जितने टाइम्स बढ़ाऊं, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने टाइम्स बढ़ेंगे? उतने टाइम्स बढ़ेंगे। तो सैचुरेशन करंट कितने टाइम्स बढ़ेंगे? उतने टाइम्स बढ़ेंगे। ये फ्लो में हम यही चीज याद रख लेते हैं। यहाँ याद करो, मैंने कहा था इंटेंसिटी होता है NH न्यू, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n तब होगा जब न्यू सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी सेम रख के अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाएगा।
तो जितना फैक्टर से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे, यानी सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन कब? जब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तब। अब कभी कभी ऐसा तो बहुत ही कम है कि आपका नसीब फूटे, अच्छे नसीब वाले हो तुम लोग, कि अगर दोनों चीजें बदले, दोनों चीजें बदल रही हो, कि इंटेंसिटी डबल कर रहे हैं एट द सेम टाइम फ्रीक्वेंसी हाफ भी कर रहे हैं, तो बताओ सैचुरेशन करंट कितना टाइम्स हो जाएगा? हाँ देखो, मान लीजिए इनिशियल इंटेंसिटी, इनिशियल नंबर ऑफ फोटॉन्स और इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे ऐसे डिपेंड कर रहा था। नाउ इफ इंटेंसिटी इज डबल एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो हाफ्ड, तो आपने दोनों फैक्टर को चेंज किया है, तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स किस तरह अफेक्ट होगा वो देखते हैं। तो ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में इंटेंसिटी 2, ये क्या कह रहा है, कितना हो गया इंटेंसिटी? 1 का डबल और फ्रीक्वेंसी 1 का हाफ। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए या n निकाला जाए तो देखो तो क्या आ रहा है, ये 2 चला गया इधर, 4 टाइम्स h न्यू 1, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बना, 4 इंटू इंटेंसिटी ऑफ 1 बाई h न्यू 1 इक्वल्स टू n2। अब जब यहां से देखो तो इंटेंसिटी 1 डिवाइड बाई h न्यू 1 क्या आ रहा है, n1। तो n2 बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ n1। तो अब सुनो, क्वेश्चन ऐसा अगर पूछा जाए, if intensity is double and frequency is also half, then what happens to saturation current? Now it becomes 4 times. तो ये मत सोचना कि इंटेंसिटी डबल तो सैचुरेशन करंट भी डबल, वो तब होता है जब फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो अब तुम लिखोगे सैचुरेशन करंट बिकम्स 4 टाइम्स। उस स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट हो रहा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था, मतलब हमें रोकने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि हर फोटोन एनर्जाइज हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज किए, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बदल गया, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसकी भी एनर्जी बदल जाएगी। तो हाँ, तो रोकने और कम करने में यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट हो जाएगा। चला तो रहा हूँ, लेकिन ये कौन सा रेगुलेटर? चलो चलो, ये पहला नोट है, दूसरा नोट तो क्या करनी चाहिए? पेटेंट, पेटिस खिलाना चाहिए। हाँ, मैं तो खिलाता हूँ पेटिस अपने आप को। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो,
अब सुनो, कभी कभी एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जब फोटॉन्स कुछ इंसिडेंट हुए थे, इंसिडेंट फोटॉन्स, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल नहीं पाए। वो क्यों नहीं निकाल पाया होगा? क्योंकि धक्का मुक्की में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए होंगे, उनकी एनर्जी लॉस हो रही है। मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं है। तो एफिशिएंसी कैसे डिफाइन किए थे? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या इजेक्टेड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। परसेंट है तो इंटू 100%। अब देखो ये जो रेशियो है, ये देखो 3 तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, तो यहां भी आएगा नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट पर सेकेंड। फिर हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब तुम इसको किसी भी फैक्टर में लिख सकते हो, रेशियो तो वही रहेगा। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 1000 फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं और उसकी एफिशिएंसी 60% है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? 600 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब बताओ सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, सब के सब पे डिपेंड करेगा वो, क्योंकि सारे के सारे हम पहुंचा देते हैं कहां पर? एनोड पर। तो n/t ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये टाइम का ही डिवाइड में, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? चार्ज से। तो ये बन गया टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उस पर डिपेंड करता है सैचुरेशन करंट, और कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल। तो क्या मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकता हूं? एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बोल सकते हैं क्या? क्या किया मैंने? इस चीज को इधर ले गया, बस ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड आ गया। मैंने टाइम से डिवाइड किया है तो ये टोटल नंबर हो जाएगा, और अगर टाइम से डिवाइडेड नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड पर सेकेंड। समझ रहे हो कैसे मैथ्स इधर उधर हो रहा है? अब मैंने थ्योरी बना दिया है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन ऑन अ मेटल सरफेस, तो ठीक है मैं डायग्राम में बना देता हूं। ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन एनर्जी पर सेकेंड दे दिया गया है, दैट इज पावर दे दिया गया है। पावर ले लेते हैं, थोड़ा आसान नंबर ही लेके चलते हैं, 1 मेगावाट। इफ एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल इज 0.2%, then find its saturation current. Find saturation current. इसमें उल्टा भी पूछ सकता हूं मैं कि अगर मैं बता दूं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और कितने फोटॉन इंसिडेंट थे, तो बताओ उसकी एफिशिएंसी क्या है? बता सकते हो? नंबर ना दे करके अगर मैं करंट बता दूं कि अगर सैचुरेशन करंट इतना मिला जब मैंने इतने फोटॉन इंसिडेंट किए पर सेकेंड, तो बताओ एफिशिएंसी क्या है? निकाल सकते हो? ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है।
उम्मीद है डाउट नहीं आएगा। फाइंड सैचुरेशन करंट। अच्छा, इसकी वेवलेंथ 1000 है। क्वेश्चन है कि अगर 1 मेगावाट पावर से 1000 एंगस्ट्रॉम की लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो बताओ इसमें मैंने क्या क्या जानकारी दे दी आपको। बिल्कुल सही। क्या बता दिया? कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, यही बता दिया मैंने आपको। कैसे बता दिया? इनडायरेक्टली। क्या मैंने टोटल पावर बताया है? पावर होता है टोटल एनर्जी पर सेकेंड। एक फोटोन की एनर्जी पता है क्या आपको? एक पैकेट की एनर्जी पता है? टोटल पैकेट्स कितने आ रहे हैं वो मैंने बता दिया। तो क्या नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं बता सकते? मतलब तुम्हें नंबर ऑफ फोटॉन्स पता है, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। समझ आ रहा है? एफिशिएंसी मैंने बता दिया। पूछ रहा हूं मैं सैचुरेशन करंट। ये देखो सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ये आपको निकालना पड़ेगा, ये कभी मिलेगा नहीं, कभी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको। ये आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर। फोटॉन थ्योरी आइंस्टीन की क्या थी कि एनर्जी अब कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, सबको हमने फ्रीज कर दिया है, आइस क्यूब बना दिया है। तो एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? hc/λ। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज hc/λ। hc को सॉल्व किया था हमने 12400 बाय 1000। तो किस में आएगा ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जीरो कैंसिल, तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टोटल एनर्जी 1 मेगावाट। तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट कितना है? 10 मेगावाट। दैट इज 10⁶ वॉट। ओ सॉरी, 10⁶ 1 मेगावाट। ठीक है, एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ। इसके बाद कुछ और लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हाँ, क्योंकि ये एक तरह से जूल पर सेकेंड है और ये एनर्जी है, तो एक यूनिट रह जाएगा। कौन सी यूनिट? पर सेकेंड। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आंसर आने वाला है। वो कैसे आएगा? टोटल पावर अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। लेकिन यहां देखो यूनिट कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, कंफ्लिक्ट करेगा। यह है इतना वॉट, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, और ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये जूल बन गया? ये जूल कैंसिल, तो क्या आ गया इधर आंसर में? पर सेकेंड। तो ये नंबर पर सेकेंड है, ये टोटल है, टोटल। ये सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। मान लेते हैं इसका आंसर, लेट इसका आंसर है n1। n1 ले लेते हैं। अब सुनो, इसमें कितने फोटॉन्स आ रहे हैं? जो n1 सॉल्व होके आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल पाएगा? डिपेंड्स अपॉन दिस एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड क्या यहां पर सेकेंड है? पर सेकेंड है, तो मेरे इसमें भी क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफिशिएंसी इंटू n1। बहुत बढ़िया, एफिशिएंसी इंटू n1। लेकिन एफिशिएंसी परसेंटेज में है, तो ये आएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू n1। अब मान लेते हैं इसका आंसर n2 है।
ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, मान लो आंसर ही आ गया, ये तो बिल्कुल ही तुम लास्ट पॉइंट पहुंच गए। रुक जा रुक जा रुक जा, अब मुझे ये निकालना है, देखो सैचुरेशन करंट, तो हम क्या लिखेंगे, N2 एक नंबर है, क्या वो नंबर पर सेकंड है, तो मतलब मुझे मिल गए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंच रहे हैं एनोड के पास। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, यस, तो तुम लिखोगे N2 इंटू ई, ई तो ये बन गया कूलम, और पर सेकंड तो था ही उसके पास, कूलम पर सेकंड क्या होता है, यूनिट, यूनिट पूछ रहा हूं, एम्पियर, तो एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो जरा ध्यान दो, ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा था। यहां पे जब ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज मैं उसको अब चार्ज में कन्वर्ट कर रहा हूं, नंबर से थोड़ी एम्पियर में आंसर आएगा, कुलम से आंसर आएगा। तो ये जो नंबर आया उसको मैंने कुलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, तो बन गया इतना कुलम पर सेकेंड, दैट इज एम्पियर। ये और ये कैंसिल हो गए, अब मुझे बस इसी को सॉल्व करना है। 1/124, अच्छा 2 भी है, तो 1/62, उसको सॉल्व करना है बस, ठीक, सॉल्व करो देखो क्या आता है। चलो N2 को मैं सॉल्व करके लिखता हूं, 0.2/100 इंटू N1, N1 कितना है, 10 के पावर में 6 अपॉन 12.4 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, और कुछ, और तो कुछ भी नहीं है, इतना हो गया एम्पियर। अब ये और ये हो गए कैंसिल, यहां से एक डेसिमल और ये एक डेसिमल चला गया, 2 1 जा 260, 2 जा, ठीक है। अब जरा सॉल्व करके देखो तो क्या आता है, डेसिमल में क्या आ रहा है, 1/62, 1.6 इंटू, हाँ 160 के आसपास आना चाहिए आंसर, 1/62, हाँ आ रहा है 160 के आसपास। ठीक है, मेथड समझो, देखो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ऑप्शंस देख करके, पर तरीका देख लो क्या है। फोटॉन्स निकालेंगे, कितने निकल रहे थे, उसमें यूनिट का ध्यान रखना है। हो गया, मतलब ये आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 160 एम्पियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में कंटिन्यूड है, बता इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, फाइंड इट सैचुरेशन करंट हो गया नंबर 1, नंबर 2 फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, Vs इज इक्वल टू के मैक्स अपॉन ई,
और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो वोल्ट में ही आ जाएगा। अब के मैक्स कैसे निकालते हैं? एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी इंसिडेंट कितना आ रहा है? 12.4। वर्क फंक्शन 3 है, तो 12.4 माइनस 3 यूनिट किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या ये ई मतलब मेंटली कैंसिल हो जाएंगे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया? 9.4 वोल्ट। ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। इसको इमेजिन करो, ये फोटो, वो जो फोटो सेल था हमारा, मतलब पूरा जो सेटअप था, वो ये सेटअप पे ही क्वेश्चन है। यहाँ हमने एक सेटअप भी बना रखा है, ऐसे इमेजिन करो ऐसे, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है। ऐसे इमेजिन करो यही मटेरियल था ऐसे, और यहां पर ऐसे इस तरह से पहले था, ये पहले था। तो बताओ यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम 0 हो जाएगा। मैक्सिमम 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होगा मैक्सिमम अर्लियर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन यहां लिखने वाला हूं मैं। अर्लियर के मैक्स कितना था? 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ? 0। बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें बैटरी लगा रहा हूं, पर बैटरी की पोलैरिटी यही है, पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी यही है। और मैंने 5 वोल्ट लगा दिया। 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस कैथोड एंड एनोड। नाउ टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी? इफ 5 volt potential difference applied across cathode and anode, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इफ 5 volt पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कैथोड एंड एनोड, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनोड का हायर है कैथोड के कंपेरेबल। ये 5 वोल्ट है, एनोड का हायर है कैथोड से। नाउ फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। फाइंड के मैक्स एंड के मिन। अरे इसे मुझे कनेक्ट करना ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूं इधर। अरे तो यहां लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। आप तो फिर भी समझ लेंगे, लेकिन कैमरा वाले भैया का सोचो, एक फ्रेम में कैसे लाएंगे वो? हाँ बोलो। बिल्कुल सही। पहले अगर हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे
तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आ रहे थे उसकी मैक्सिमम एनर्जी 9.4 थी और मिनिमम 0। अब मैंने बाहर से एनर्जी और दे दिया, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा थी उसकी और भी ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी कम थी उसकी भी ज्यादा होगी। कितने अमाउंट से ज्यादा होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स नाउ बिकम्स +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना बन गया ये? 14.4, और ये बन गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। हाँ, अगर पोलैरिटी चेंज कर देते तब बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? माइनस हो जाएगा, है ना। इधर चेंज करके लगाओगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो रिटार्ड करने लग जाएगा उसको। और मिनिमम माइनस। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कब से होने लग गए? 0 ही रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अब अगर एक से ज्यादा वेवलेंथ का आप फोटोन इंसिडेंट का करते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, सपोज ये इसमें 3 वेवलेंथ छुपे हुए हैं, 1000, 2000, 3000, और मुझे डिफाइन करना है इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से फैक्टर को देख करके डिसाइड करेंगे? जिससे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर उसको हम रोक दिए तब तो बाकी सब भी रुक जाएंगे। तो ज्यादा एनर्जी उसमें होगी जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो इन दोनों को हमें देखना ही नहीं है। किससे देखेंगे? 1000 से। ठीक है ना। तो इससे डिफाइन करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका वर्क फंक्शन देना पड़ेगा। वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। ठीक है। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ गिवन सिचुएशन। Stopping potential is defined corresponding to maximum energetic electrons और minimum wavelength। तो फिर आप देखेंगे Vs इज इक्वल टू hc बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन में 12400 अपॉन 1000 -5। तो ये फिर से हो गया 12.4 -5, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ सॉरी, ये तो वोल्ट हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो EVS लिख देते हैं। ठीक है। देयरफॉर VS इज इक्वल टू इतना वोल्ट। अब सुनो, ऑन अ मेटल सरफेस
on a metal surface of work function 4 electron volt, on a metal surface of work function 4 electron volt, a light of wavelength 200 nanometer is incident. डायग्राम से समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? On a metal of work function 4 electron volt, light of wavelength 200 nanometer is incident. अब या तो स्पीड में लिखो या डायग्राम से समझो. It is found that stopping potential is V naught. मतलब जब हम 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट आता है. Now when light of wavelength 600 nanometer is incident on the same material, then stopping potential is found to be, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं V नॉट से कम होगा कि ज्यादा? ठीक से तुम वेवलेंथ बढ़ाते हो तो एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी के फोटोन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी तो कम एनर्जी के बाहर आएंगे. इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के आएंगे तो रोकने के लिए कम मेहनत लगेगी, तो इससे तो कम होने वाला है. क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, ये मेंशन किया गया है. ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ सेल. एक मिनट, मैंने आंसर ही बता दिया लगता है. वर्क फंक्शन नहीं है, आपको बताना है फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ, अब 4 नहीं आएगा देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मटेरियल जो मेटल है. एक जीरो कम कर लो, 12,000 था तो 1240 कर लो. नहीं, वर्क फंक्शन देते तो फिर तो ऐसे ही आ जाता है. ऑन अ मटीरियल ऑफ सर्टेन वर्क फंक्शन, अब उसको सर्टेन कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा लो. When light of wavelength 200 nanometer is incident, then stopping potential is V naught. And when light of wavelength 600 nanometer is incident, the stopping potential becomes 1/4. Find threshold wavelength. Find threshold wavelength. तो 12,400 करते हैं तो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, और ये नैनोमीटर में तो 1240 कर लेते हैं. एक जीरो कम कर लिया उसने, तो मैंने भी ऊपर न्यूमरेटर में कम कर दिया. इनफैक्ट आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना 12,000 की ना 1200 की. ठीक है, देखो कैसे. ये बताओ, अगर मैं पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखूं, इधर देखो इधर, तो यही आइंस्टीन की इक्वेशन आएगी. वर्क फंक्शन को किससे डिफाइन किए थे? मटेरियल से. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से डिफाइन, लैम्डा टीएच. बस इसी को लिखते हैं पहले वाले में और दूसरे वाले में. तो E टाइम्स VS1, तो VS1 कितना है? V नॉट. HC बाय λ1, λ1 कितना है? 200. ये नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में ही रहेगा. ठीक है, माइनस HC बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अब सुनो, दूसरे टाइम में E टाइम्स V नॉट बाई 4. अब जो वेवलेंथ इंसिडेंट है वो 600 है, और HC बाई
थ्रेशोल्ड। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। निकालना क्या है? लैम्डा टी एच। डिवाइड कर दो, देखो न्यूमरेटर सब खत्म। इसीलिए ना 12,400 की जरूरत पड़ रही है, नहीं 1240 की जरूरत पड़ रही है। ठीक, अब बताओ, ऊपर 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 गायब। ये 1/1/4, 1/1/4, 4, तो 4/1 इज इक्वल टू 1/200, 1/200 माइनस 1/λ TH अपॉन 1/600 माइनस 1/λ TH इज इक्वल टू 4/1, 4/1। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ एक ही अननोन है। हो जाएगा सॉल्व? क्या आ रहा है देखो तो, सॉल्व करके 12 18 ऐसा कुछ आना चाहिए। इससे जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट बताओ। ये किसमें रखा गया है? ये किसमें? तो ये भी किसमें होना चाहिए? नैनोमीटर में। तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 1800 नैनोमीटर। इसको करने का एक शॉर्टकट और है, पर वो तभी काम करेगा जब आपके पास ऑप्शंस होंगे। देखो ऑप्शंस क्या है, लॉजिकली सोच। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, तो ऑप्शन में देखना जो इससे ज्यादा होगा। अगर लक्की हुए एक, अगर सभी ज्यादा हुए तब तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके पा सकते हैं। कुछ तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली सही नहीं है, या जो मुझे आंसर चाहिए उसका डायमेंशन ये नहीं आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन में, तुम बिना सॉल्व किए बढ़ सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं एक दो गुण ऐसा भी कर सकते हो आप पेपर में। हाँ, इंटीजर में, हाँ इंटीजर में ये है कि तुम बस कुछ नहीं कर सकते उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। दो आता है। अच्छा, फिर से उस इक्वेशन को लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आया था? hν माइनस फाइव, यही आया था ना। अब बताओ फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी कैसी है? डायरेक्ट। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स करूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना टाइम्स होगा? अगर मैं 3 टाइम्स कर रहा हूं तो कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स इंक्रीज होगा। चेक क्यों, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। 3 में से एक ऑप्शन सही है। इफ फ्रीक्वेंसी इज मेड 3 टाइम्स then kinetic energy maximum becomes 3 times, one option, less than 3 times, greater than 3 times, और चौथा it becomes beautiful चौथा मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा 4 टाइम्स। अच्छा, 4th ऑप्शन लॉक कर दें? 50 करोड़ 50 करोड़ तो मिलता ही नहीं है। देखो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि उसमें एक माइनस का फैक्टर है। तो डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते कि 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा।
तो चलो मैं मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाता हूं। पहले के मैक्स 1 था जब फ्रीक्वेंसी 1, वर्क फंक्शन ये है। अब के मैक्स 2 निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स माइनस वर्क फंक्शन। हाँ देखो, अब इसमें मैं एक काम करता हूं, 3 कॉमन ले लेता हूं। तो ये क्या बन गया? 5/3। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। देखो इधर, इसको 3 को पहले इधर ले आते हैं। तो ये बन गया के मैक्स 2/3 इज इक्वल टू एच नी 1 माइनस 5/3। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अब मैं तुमसे जनरल मैथ्स पूछता हूं कि एक नंबर है, उससे मैं 2 डिफरेंट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। एक से जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे से उससे 1/3 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कौन बड़ा है? जिससे छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी वो बड़ा रहेगा। ये हो गया। ठीक। अब बताओ, इसके जगह क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? तो यहां लिख देंगे के मैक्स 1। अच्छा, इसको देखो, क्या इसके जगह ये रख सकते हैं? तो यहां क्या आ गया? के मैक्स 2/3। तो ये 3 चला गया इधर, तो के मैक्स 2 जो आया वो ग्रेटर देन 3 टाइम्स के मैक्स 1 आया। ये देखो, तो आंसर क्या है? इट बिकम्स मोर देन 3 टाइम्स। तो जल्दीबाजी में गलत मत मार्क करके आ जाना। वैसे इतना हाई फाई अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हारे लेवल के मैथ से बता देता हूं, 4-5 के मैथ से। देखो देखो मैं बताता हूं। मान लो पहले काइनेटिक एनर्जी 10 था और फ्रीक्वेंसी 2 था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 8। ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है और ये के मैक्स वाला टर्म है। सॉरी, ये तो एनर्जी वाला टर्म। ये है वर्क फंक्शन और ये क्या है? एच न्यू। और ये कैसे, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब सुनना, हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? 3 टाइम्स। तो क्या ये 3 टाइम्स हो जाएगा? अब तुम जब इसको 3 टाइम्स कर दिए, लेकिन ये थोड़ी चेंज होता है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 28। इसका 3 टाइम्स करके देखो तो क्या आता है? 24। क्या उससे ज्यादा आ गया? मोर देन 3 टाइम्स। तो आराम से वैल्यू रख के कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन है तब तो हर टाइप के सोल्यूशन पॉसिबल है ना। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मटेरियल है और इसमें 3 वेवलेंथ्स इंसिडेंट किए जा रहे हैं। तीन वेवलेंथ है लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। ठीक है, इसका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो है 5/2 लैम्डा। अगर इक्वल इंटेंसिटी ऑफ ईच है एंड टोटल इंटेंसिटी इज आई, तो बताओ सैचुरेशन करंट क्या आएगा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों। दोनों बताना है। टोटल इंटेंसिटी आई है, इसकी एक और जरूरत पड़ेगी, प्लेट की एरिया। प्लेट एरिया इज ए। तीन वेवलेंथ आ रहे हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, तीनों वेवलेंथ की बराबर इंटेंसिटी है और टोटल इंटेंसिटी आई है। सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे डिफाइन करते हैं? मैक्सिमम एनर्जी वाले से। मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? लैम्डा की है। तो चलो पहले वो काम तो कर ही लेते हैं। तो वी एस ई टाइम्स इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो वी एस इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा -2 एच सी बाई 5 लैम्डा। एलसीएम लोगे तो 5 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 एच सी बाई 5 लैम्डा, और ई आके यहां डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल, हो गया। लेकिन असली तो सवाल सैचुरेशन करंट का है। ये तो मैं खुश करने के लिए दे दिया, चलो कुछ तो कर लो। ये भी नहीं हुआ। एफिशिएंसी जब नहीं होता है तो क्या लेते हैं? 1 या 100%। ठीक है ना, जब भी मेंशन नहीं है हम मानेंगे कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। एक डाउट आया है कि सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल लैम्डा वाले लाइट के लिए ही है ना? अगर तुम लैम्डा वाले को रोक दिए तो 3 लैम्डा और 2 लैम्डा की क्या मजाल? ठीक है ना, तो उनके भी निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है? 5/2 का मतलब है 2.5 लैम्डा। तुम्हारे इंसिडेंट वेवलेंथ जो भी होंगे, क्या वो 2.5 लैम्डा से ज्यादा होने चाहिए कि कम? कम। हमारे पास
3 वेवलेंथ है जिसमें से 2 कम है और 1 ज्यादा है, तो बताओ क्या 3 लैम्डा वाला इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? तो 3 लैम्डा तो बेकार हो गया, 3 लैम्डा वेस्ट हो गया, उससे तो कुछ ना हो पाएगा। लेकिन लेकिन एक एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं और तीनों में बराबर खर्च कर रहे हैं, उन पेरेंट्स बराबर पैसे खर्च कर रहे हैं, पॉसिबल है बराबर खर्च हुआ है। अब एक जो बच्चा है ये निकला नालायक, तो इसमें तो इसमें जितने रिसोर्सेज लगे क्या वो वेस्ट हो गए? तो देखो टोटल जो खर्च हुए हैं वो है आई, और बराबर बराबर खर्च हुए हैं, तो बताओ एक वेवलेंथ में कितनी इंटेंसिटी गई? I/3। लेकिन एक I/3 तो बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो चलो अब पता करते हैं कि बचे हुए 2 बच्चे कितना बचे बचे हुए जो 2 वेवलेंथ हैं वो कितना करंट यानी कितना उनको आउटपुट निकाल के देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देंगे। चलो तो पहला वाला, थ्री लैम्डा से कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आया, ठीक है? तो फॉर 2 लैम्डा एंड लैम्डा ओनली पीईई पॉसिबल। तो चलो पता करते हैं कि कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए हैं लैम्डा के। जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, बिकॉज एफिशिएंसी 1 है या 100% है, करेक्ट? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एसोसिएटेड विथ लैम्डा एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एसोसिएटेड विथ 2 लैम्डा ये निकालते हैं। तो चलो लैम्डा के लिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, या तो टोटल एनर्जी पता होना चाहिए, या टोटल पावर पता होना चाहिए, या टोटल इंटेंसिटी पता होना चाहिए। क्या हमने इंटेंसिटी दिया हुआ है? टोटल आई है, लेकिन केवल लैम्डा के लिए बात करूं तो कितना है उसके पास? I/3। तो फॉर लैम्डा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इसलिए क्योंकि करंट में उसी से डिफाइन करूंगा, और अगर पर सेकेंड तुम्हें नहीं ठीक लग रहा है तो मैं टी डिवाइड कर दूंगा। क्या मैंने बोलो? पर सेकेंड सही है? ओके, ये मुझे निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? NH न्यू हो गया Hc/λ। अब जरा ठीक से देखिएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी मेरा कितना है? I/3। ओके, ये होता है नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये पूरा n है, इनटू Hc/λ। मैं इंटरेस्टेड हूं केवल इसमें, क्योंकि यहां क्या लिखा है? पर सेकेंड। तो इसके लिए ये सारे टर्म इधर भेजने पड़ेंगे। तो बताओ क्या आ रहा? N/T इक्वल्स टू, सारा इधर चला गया, I/3 इंटू A λ/, ये हो गया नंबर पर सेकेंड। किससे मिला ये? पहले वाले से मिला, ठीक है? अब बताओ दूसरे वाले से कितना मिलेगा? क्या यहां लैम्डा की जगह बस 2 लैम्डा हो जाएगा? तो N2 पर सेकेंड IA 2 λ/3 Hc। क्वेश्चनर ने क्या पूछा है? सैचुरेशन करंट। क्या वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पे डिपेंड करता है?
शायद कह रहा है पर सेकेंड इनटू ई, याद आ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले पर सेकेंड इनटू ई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे N1 T और N2 T का सम, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है ई से। तो इन दोनों को जोड़ दो बस, 2 और 1 3, अरे 3 3 भी कट जाएगा। तो 3 टाइम्स आई ए लैम्डा बाई 3 HC इंटू ई, 3 3 कैंसिल, ये है तुम्हारा करंट। ठीक है, देखो थ्योरी के नाम पे तो एक ही है, वो है आइंस्टीन का, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसी को घुमा घुमा के देखो, अब मैं सब क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। तो चाहता तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी पढ़ा दिया, उतना ही है। फिर अब क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, करते रहो। पर जब तक क्वेश्चन ना करवाओ, कनेक्शन करने में थोड़ा सा लग जाता है इसमें, क्योंकि हमें ये सब दिखाई नहीं देता है। ये सब हो, क्वांटम फिजिक्स तो वैसे भी नहीं दिखाई देता है किसी को। क्लासिकल में फिर भी समझ आता है, बॉल आ रही है, इधर टकरा रहा है, उधर 30 डिग्री 60 डिग्री, प्रोजेक्टाइल, स्प्रिंग, पर होता वो भी नहीं है तुमसे। चलो अब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा के एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूं। कहने के लिए एडवांस है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन का अप्रोच देखोगे तो तुम्हें लगेगा बस यही था। और वो एडवांस में इसलिए आ जाता है क्योंकि एडवांस वालों को लगता है कि देखो हमारे पास क्वेश्चंस कम है, हम बस 15 16 17, बहुत ज्यादा 18 सवाल ही पूछेंगे। मेंस वाले बहुत पूछेंगे, 30 करना है 25, तो बनाना तो 30 पड़ेगा ना सवाल। तो जब वो 30 सवाल बना रहे हैं तो हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन बना देते हैं। अब एडवांस वाले क्या बोलते हैं, देखो हमारे पास तो सवाल कम है, काउंट ऑफ सवाल कम है, तो हम एक ही सवाल में 3 सवाल भर देंगे, एक ही क्वेश्चन में 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भर देंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा। पर उसमें कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का रहेगा। उसी तरह से मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, उसकी शुरुआत तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है, लेकिन इसको कनेक्शन देखो अलग अलग चैप्टर में मिला दिया जाता है। देखो अभी क्वेश्चन रख रहा हूं तुम्हारे सामने, पीएनसी। अभी फिजिक्स के चैप्टर बोल रहा हूं, जीओसी, हाँ बिल्कुल। यहां पे एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और फिर इस बेंजीन में यहाँ पे फिनॉल बना दिया गया है, और फिनॉल का लोन पेयर है, वो यहाँ पे डिलोकलाइज होता है, तो वैसे ही इधर चला जाता है। अब ऐसे तो ये ऑर्थो होता है, और ये पैरा, ये मेटा। अब क्योंकि क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डीलोकलाइज हैं, तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है, इसलिए इसको गोल घुमा दो, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसमें ये कनेक्शन नहीं है फिजिक्स में, तुम तो कुछ भी जोड़ दे रहे हो। अब कभी पढ़ा था तो याद रहा। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 से कनेक्ट कर रहा हूं, बेसिकली ये 2 का है, पर 1 में हम पढ़े हैं पोटेंशियल, इसलिए मैं 1 बोल रहा हूं। ये स्फीयर है R रेडियस का, और ये मेटल है। तो मेटल कहने का मतलब ये क्या बन गया, कंडक्टर। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज आएगी। ये न्यूट्रल था पहले, ठीक है, ये था न्यूट्रल इंसान, कुछ नहीं, कहीं से कोई इधर उधर डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन परेशानी कुछ भी नहीं, न्यूट्रल आदमी भाई। अब इसके सामने, अब इसके ऊपर, इसके सामने, इसके ऊपर ये फोटोन रूपी अप्सरा की नजर पड़ती है। तो जब ये इतने सारे फोटॉन्स की नजर पड़ेगी, तो फिर ये चार्ज हो गया। चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या ये चार्ज होने लग जाएगा?
अब एक दिन निकल के वो चला गया, चलो बाहर, तो इसमें चार्ज आ गया क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या इसमें पॉजिटिव आ जाएगा? पर हम एट द सेम टाइम कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे? कंडक्टर की। कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा और रेडियस यूनिफॉर्म है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म हो जाता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर फोटॉन्स आ रहे हैं, फिर से ये डिस्ट्रैक्ट होके चला जा रहा है इसके साथ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो क्या ये चार्ज होता जा रहा है? चार्ज हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल डेवलप हो रही है, तो क्या इससे फील्ड सेटअप हो जा रहा है। अब ये जो फील्ड है, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। कैसे जा सकते हैं बताना? क्योंकि फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्स वाला। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको पकड़ के खींच के रोक पाए, लेकिन बार बार इलेक्ट्रॉन जब निकलते जाएंगे तो क्या इसकी चार्ज बढ़ती जाएगी, तो क्या पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। तो अब जब नया इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे बाहर, क्या इस बार खींच के ले आएगा? तो अब इसके पेरेंट्स इसके साथ रहने लग रहे हैं, तो बाहर से कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, क्या अब बच्चा बाहर जाएगा? ये खींच के ले आएगा। तो बताना है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली निकल जा चुके होंगे। समझ रहे हो सवाल? अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इसका वर्क फंक्शन कितना है, तो आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस। जे एडवांस का क्वेश्चन है, मैं डेटा दे देता हूं ताकि ये सॉल्व हो जाए अच्छे से, ठीक है? तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are permanently removed, find maximum number of electrons that are permanently removed from metal surface, ठीक है? गिवन है वर्क फंक्शन 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट 200 नैनोमीटर और रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस। Find the maximum number of electrons that can be permanently removed from surface of metal by wavelength of light 200 नैनोमीटर। ठीक है, अब जरा सोचो इसमें क्या हो रहा होगा। मैंने आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट बता दिया है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली बात हो रही है? और जहां रोकने की बात होती है, स्टॉपिंग की बात होती है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट सीखे थे हम लोग पीईई में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर मैं मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक लिया तो क्या बचे कुचे जितने छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स है वो रुक ही जाएंगे? और इसको रोकने के लिए मुझे कौन सा पोटेंशियल डेवलप करना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है? के मैक्स बाई ई। तो इतना पोटेंशियल मुझे डेवलप करना है, लेकिन अब मेरे पास सेल नहीं है, मेरे पास मेटल है और ये कंडक्टर है, स्फीयर है। तो यहां से इलेक्ट्रो 1 में पहुंचते हैं। जब ये चार्ज होता है तो स्फीयर का, ये ऐसे इलेक्ट्रो 2 में पढ़ाया जाता होगा, स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ स्फीयर के क्यू बाई आर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करने लगता है बाहर के लिए, और मुझे सरफेस पे ही निकालना है पोटेंशियल।
तो बताओ सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए जितना इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। एक बार स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पोटेंशियल डेवलप हो गया तो अब जब फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो एनर्जी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल डेवलप कर लिया। क्या अब इलेक्ट्रॉन एक भी निकल के नहीं जा पाएगा? ये बाहर आएगा लेकिन फिर से खींच के इसको वापस ले आएगा ये। तो इसके पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे वो परमानेंटली जा चुके होंगे। क्या ये समझ आ रहा है? तो अगर मैं ये पता कर लूं कि इतना क्यू डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए होंगे। नहीं आया समझ? इस पे टोटल चार्ज क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। तो तुम्हें पोटेंशियल पता है कि इतना डेवलप करना है और इतने डेवलप करने के लिए इतना चार्ज होना चाहिए और चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है Q इक्वल्स टू एनी। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड Q इक्वल्स टू एनी इक्वेशन 3 सॉल्व। अब बताओ क्या ये आता है आपको निकालने? कैसे करते हैं? माइनस करते हैं किसको? HC बाई लैम्डा को वर्क फंक्शन से। कितना लैम्डा है? 200। तो अब देख लीजिए यहां पे हम नहीं बच पाएंगे। 200 नैनोमीटर है तो 1240 यूज करेंगे। 12400 नहीं 1240 और ये बन गया 200। 1010 खत्म। कितना हो गया ये? 6.2। वर्क फंक्शन 4.4। कितना आ गया? 1.8 वोल्ट, क्योंकि इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं? ई से। स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब इतना पोटेंशियल आपको इस स्फीयर में लाना है तो क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर शुड बी इक्वल टू 1.8। के पता है, आर पता है, क्यू आ जाएगा। क्यू इक्वल्स टू 1.8 इंटू आर, मीटर में आ गया। और के पता होता है कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। तो 1.8 और 9 सॉल्व हो जाएंगे। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा? -11 और ये 0.2। तो 2 इंटू 10⁻⁻10। ये किस में है? कुलम में है। अरे इधर जाएगा तो -11 हुआ ना, 12 होगा। अच्छा, एक डेसिमल इधर की ओर गया। हाँ ठीक है, बढ़ जाएगा। अब क्या करना है? एनी। तो एनी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻12। तो एन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से एक डेसिमल चला गया ऊपर, 4 बार में 5, तो 5/4 1.25 इंटू 10⁻7। 12 7 19 होता है ना, तो 5 नहीं 7 होगा। अब बताओ क्या ये इंटीजर आ रहा है? तो आंसर सही है हमारा। अब बताओ इसमें क्या एडवांस है? कुछ हो ना। तो फोटॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, चार्ज हो गया और ये चार्ज होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी कंजर्व। अरे इसमें तो मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मतलब इसमें हम ये आइडियलाइज कर रहे हैं कि ये स्फीयर, ये जो मटेरियल है उससे कोई हीट डेवलप नहीं हो रही है। पीछे वाले इलेक्ट्रॉन जो हीट कर रहे होंगे वही तो हीट दे रहे होंगे। तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल बाहर है, उसको तो कोई किसी टाइप का कोलिजन नहीं मिल रहा, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो मैं अगर मैक्सिमम को रोक दिया, मैक्सिमम एनर्जेटिक को, तब तो वो सब तो रुक ही जाएंगे। एनर्जी कंजर्व मैंने किया भी नहीं है। मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लॉस के वजह से थोड़ी आता है।
हाँ हाँ, फोटोन की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को मिली, हाँ बिल्कुल सही, फोटोन की एनर्जी लॉस हुई, हाँ आ गई। हाँ, फोर्स तो लग ही रहा है क्योंकि इसकी मोमेंटम होती है, मोमेंटम में चेंज होता है, फोर्स तो लग रहा है, पर मैं एनर्जेटी और फोर्स का कोई भी काम कर नहीं रहा, वो तो हो ही रहा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, कितना फोर्स, कितना प्रेशर, कितनी सरफेस अगर एब्जॉर्बिंग है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग है तो क्या होगा, ये नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ क्या, एफिशिएंसी 100%। अब देखो एक और टॉपिक इन्वॉल्व कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, क्या वो चार्ज्ड बॉडी है? अब चार्ज बॉडी को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज्ड पार्टिकल स्पीड से जाती है तो क्या उसको फोर्स मिलता है? अगर ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ कैसी होगी? सर्कुलर। अगर मैंने रेडियस बता दिया कि कितने रेडियस में घूम रहा है, मैक्सिमम रेडियस, क्या तो मैक्सिमम स्पीड निकाल सकते हो? मैक्सिमम स्पीड अगर पता है तो क्या तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर पता है तो क्या तुम कितने एनर्जी का लाइट इंसिडेंट किया गया था वो बता सकते हो? तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ रहा हूं, लिखो। लिखो, when light of certain energy, when light of certain energy is incident on a metal surface, when light of certain energy is incident on a metal surface, then electrons are emitted. Then electrons are emitted. If one of the electron, if one of the electron enters into magnetic field, magnetic field of magnitude B, then the maximum radius, the maximum radius of circle is, the maximum radius of circle is r. कोई भी कैपिटल आर करो, कैपिटल आर इज आर, ठीक है। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन if work function of metal is phi, if work function of metal is phi, phi, देखो ये है फोटोन, यहां से निकल के आए इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिया गया है, इसमें इसको पास कर दिया, तो ये जो सर्कल की रेडियस बना रहा है उसकी रेडियस है आर मैक्स या आर, ठीक है। तो बताना है एनर्जी क्या था अगर इसका वर्क फंक्शन फाई है, तो आपको इसकी ई पता करनी है। कैसे कनेक्ट करें चीजों को? काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल बढ़िया। यहां से लिंक निकालिए इसकी स्पीड क्या होगी। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। ये जब आर मैक्स पे होगा तो ये स्पीड भी मैक्स पे होगी। मास हम ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का, चार्ज भी ले लेंगे इलेक्ट्रॉन का,
मैग्नेटिक फील्ड बी हो जाएगा। तो यहां से वी मैक्स क्या लिख सकते हैं, ई बी आर मैक्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या तुम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ला सकते हो, के मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो आज हमसे एनर्जी पूछा गया है, तो के मैक्स प्लस 5, और के मैक्स क्या होगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। अब बताओ जल्दी से, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम ई का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एम नीचे रह जाएगा प्लस 5। बस इतनी सी बात। मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पे हो गया कंप्लीट। अब हम शुरू करेंगे प्रेशर और फिर मैटर वेव, तो मॉडर्न 1 हो जाएगा कंप्लीट। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ने वाला है, और मैं फिर धीरे धीरे थोड़ा सा क्या है कि जल्दी लिखवाऊंगा, नहीं तो तुम फोटो वोटो खींच लेना, तभी स्पीड बनेगी, ताकि आपका मैक्सिमम चीजें खत्म हो। होमवर्क तो यही एक्सरसाइज 1 और पीवाईक्यूज जो आप ऐप से कर रहे हो उसी से कर लो।